स्टूडेंट्स हम करेंगे एटॉमिक न्यूक्लियाई के ऊपर एनसीईआरटी की पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो न्यूक्लियाई की एग्जांपल्स में पहले 13.1 गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 एटॉमिक मास यूनिट एंड ए इज इक्वल टू 56 फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। तो मास हमें दिया गया है न्यूक्लियस का 55.85 एटॉमिक मास यूनिट और उसका एटॉमिक मास नंबर हमें 56 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया न्यूक्लियर डेंसिटी किसके बराबर होगी। तो एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आपको ये भी पता है रेडियस किसके बराबर होता है किसी भी न्यूक्लियस का, वो होता है R0 a⁻⁻⁴, जहाँ पर a उसका एटॉमिक मास नंबर है। R0 की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। पहले तो हम जो हमें मास दिया गया है एटॉमिक मास यूनिट 55.85, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से वी विल गेट द मास इन किलोग्राम्स। तो हमारे पास मास आ जाएगा, वी विल गेट द मास इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी किसके बराबर होगी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास के बदले तो हमने लिख दिया 9.27 इंटू 10⁻⁻26। तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम किसके बराबर होगी 4/3 पाई। तो आर का क्यूब करने के लिए हमें R0 का क्यूब करना होगा और a⁻⁻1/3 का क्यूब भी करना होगा। तो r की वैल्यू जैसे मैंने R0 की वैल्यू बताई थी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब हो गया। तो साथ में a की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो a आ जाएगा, यानी 56 आ गया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास बन जाता है 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13.2 कैलकुलेट द एनर्जी इक्वलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो 1 ग्राम सब्सटेंस अगर कंज्यूम हो जाएगा तो उसमें कितनी एनर्जी जो है लिबरेट होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, E इज इक्वल टू mc²। तो मास के बदले क्योंकि हमें 1 ग्राम मास दिया गया था तो 1 ग्राम मास का मतलब है 10⁻³ किलोग्राम इंटू 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट किया जाता है ये बन जाता है 9 इंटू 10⁻13 जूल। क्वेश्चन नंबर 13.3 इसमें यह है फाइंड द एनर्जी इक्वलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल्स एंड देन इन MeV। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ 8 ऑक्सीजन 16 इन MeV पर c²। तो हम इसको देख लेते हैं। हमें एक बात पता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अब हमने क्या करना है कि इसको अगर हम एनर्जी में चेंज करना चाहते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ली गई है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 इट हैज़ बीन टेकन 2.9979 इंटू 10⁸8। तो उसका स्केयर किया गया है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो अगर हम इसको ईवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से, जो कि चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। उससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाते हैं 0.9315 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसका 10⁻³ ले लें तो उससे क्या होगा 931 के बाद पॉइंट लग जाएगा 931.5, तो बाकी बचेगा 10⁻6। तो 10⁻6 जो होती है वो बन जाती है मेगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमने जो उसकी एनर्जी जो है उसको हमने जूल्स में भी एक्सप्रेस कर दिया कि एक एटॉमिक मास यूनिट की कितनी एनर्जी जूल्स में बनेगी या कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनेगी। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसके लिए कितने एनर्जी जो है वो बनेगी, तो उसके लिए मास डिफेक्ट जो होता है वो होता है 0.13691 एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट के लिए हमें पता है 931.5 MeV पर c² बनता है। तो इसके लिए कितना बनेगा मल्टीप्लाइड बाई 931.5 MeV पर c²। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 127.5 MeV पर c² हमारे पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.4। इसमें ये पूछा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है आर द इक्वेशंस इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस बैलेंस्ड
in the sense of chemical equation, 2H2 plus O2 gives 2H2O is, if not, in which sense are they balanced on both sides. तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, पहला ए पार्ट में, कि जिस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जैसे 2H2 प्लस O2 देता है 2H2O, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस भी इसी तरह से बैलेंस होती हैं? अगर इस तरह से नहीं होती तो फिर किस सेंस में वो बैलेंस होती हैं? तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एटम्स के हिसाब से बैलेंस्ड होती हैं। किसी भी सब्सटेंस के जितने एटम्स होंगे तो उनका नंबर जो है वो फिक्स्ड रहता है। जैसे अगर इसमें जो रिएक्शन हमें क्वेश्चन में दी गई है 2H2, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम हैं, तो जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी 4 हाइड्रोजन एटम हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एटम्स के हिसाब से बैलेंस्ड रहती है। तो लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें कई नए एटम्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो एटम्स के हिसाब से वो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होती। तो वो जो रिएक्शन होती है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के हिसाब से बैलेंस्ड रहती है। कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें जितने रिएक्टेंट्स के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है उतना ही प्रोडक्ट्स के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। बी पार्ट में पूछा हुआ है, इफ़ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन ईच न्यूक्लियर रिएक्शन, इन विच वे मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कंजर्व्ड रहते हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंजर्व्ड रहते हैं, जैसा कि हमने ए पार्ट में भी एक्सप्लेनेशन में देखा। तो फिर जो एनर्जी होती है, मास कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी में चेंज आ जाती है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी में चेंज आ जाती है, तो वही बाइंडिंग एनर्जी कभी तो रिलीज होती है या कभी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से ये बाइंडिंग एनर्जी ही है जो हमें एनर्जी की फॉर्म में मिलती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसके बाद सी पार्ट में है, ए जनरल इंप्रेशन एग्जिस्ट दैट मास एंड एनर्जी इंटरकन्वर्शन टेक्स प्लेस ओनली इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड नेवर इन केमिकल रिएक्शन। दिस इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इनकरेक्ट, एक्सप्लेन। तो ऐसा हमसे कहा गया है कि जो मास एनर्जी इंटरकन्वर्शन है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, तो ये सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में ही होता है, केमिकल में नहीं, केमिकल रिएक्शन में नहीं। तो अगर सही माने में देखा जाए तो ये इनकरेक्ट है, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हमने ये कहना है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें भी मास एनर्जी कन्वर्शन होती है। किस तरह से? क्योंकि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी उसकी कास्ट पर एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की या तो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि दोनों साइड पर जो रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे केमिकल रिएक्शन के, तो उसमें क्या होता है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें चेंज आ जाती है, तो जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी जो उसकी होती है या तो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम कहेंगे कि एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें भी यही प्रोसेस जो है होती है जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन में होती है।